देखो रवि, आवाज आ रही है? आ रही है? ठीक है। देखो, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ रहे थे और उस पढ़ने के क्रम में हम लोग उसके उद्भव को देखे, हम उनकी विशेषताओं को देखे, जिसमें नगरीकरण, समाज, व्यापार, अर्थव्यवस्था और प्रशासन को देखा। ठीक है। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण देखते हैं। पतन का कारण देखो, इसके पतन के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण बाढ़ और भूकंप, दूसरा नदियों का मार्ग परिवर्तन, तीसरा आर्यों का आक्रमण या आर्यों का आक्रमण बाद में दो, उसके बाद शुष्कता का प्रभाव, देन आर्य आक्रमण, जलवायु परिवर्तन। आप देख रहे हो सब लोग कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का एक कारण नहीं है, कई कारण है। स्वाभाविक भी है कि इतनी बड़ी सभ्यता जो विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में फैला हुआ है, वो किसी एक कारण से नष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि उनकी भौगोलिक परिस्थितियां अलग है। तो स्वाभाविक तौर पर क्या होगा, उनके विनाश के भी कारण अलग अलग हों। और वैसे भी मैंने डे ऑफ फर्स्ट से आपको कहा है, जब मैंने इंट्रोडक्टरी क्लास लिया था, कि कोई सभ्यता रातों रात ना तो पैदा हो जाती है और कोई भी सभ्यता ना तो रातों रात समाप्त हो जाती है। उसे विकास के क्रम में वृद्धि करने में भी समय लगता है और उसके विनाश में भी क्या होता है, समय लगता है। ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी अनेक कारणों से क्या हुआ है, नष्ट हुआ है। और उसमें से अनेक कारणों में एक कारण है बाढ़ और भूकंप। एक जल वैज्ञानिक हैं G.L. राइक्स, इनका मत है कि बाढ़ से कई बस्तियां जो है वो क्या हुआ है, ये खत्म हुआ है। आप सब लोग जानते हैं कि भारत में दो प्रकार के नदी तंत्र हैं। एक हिमालयन नदी तंत्र और एक जो है वो हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। हिमालयन नदी तंत्र जो है, यदि थोड़ा बहुत आपको ज्योग्राफी आता हो, जैसे सिंधु, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सब नई नदियां हैं
ये हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है और मैदान में उस क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं जहां पर मानसून की सक्रियता बहुत ज्यादा है। तो स्वाभाविक तौर पर क्या हो जाता है कि आप देखोगे कि हिमालय से निकलने वाली नदियों के पास अथाह जल है और मानसून के समय में इसमें अभी भी बहुत ज्यादा भूकंप आती है, बहुत ज्यादा भूकंप आती है, बाढ़ आती है, प्रतिवर्ष आती है। कभी कभी तो प्रलय की स्थिति आज भी पैदा करती है। तो स्वाभाविक तौर पर आज से 4000-5000 वर्ष पहले तो इन नदियों में और जल रही होगी, उस समय ग्लेशियर भी ज्यादा रही होगी, उस समय मानसून की सक्रियता भी ज्यादा रही थी। तो परिणाम स्वरूप सिंधु और सिंधु के सहायक नदियों में जबरदस्त बाढ़ आई होगी और निश्चित तौर पर इस सभ्यता के कुछ नगर जो हैं उसमें जलमग्न हुए होंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। फिर इस क्षेत्र की एक और विशेषता है, यदि भू आकृति विज्ञान के आधार पर आप देखोगे तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये भूकंप के दृष्टिकोण से भी अशांत क्षेत्र है। क्या है? अशांत क्षेत्र है। आप पाओगे कि रिंग्स ऑफ फायर जापान से जो विश्व का सबसे बड़ा भूकंप जोन है वो यूरोप होते, मध्य एशिया होते, हिंदू कुश पर्वतमाला को पार करके ट्रांस हिमालयन पर्वतमाला को पार करते हुए चीन होते हुए फिर से जाकर जापान में जुड़ जाती है। तो आप देख रहे हैं कि हमारा ट्रांस हिमालयन क्षेत्र इसी विश्व के सबसे प्रभावित जोन में से एक है। तो स्वाभाविक तौर पर ये जो हमारा क्या है सिंधु घाटी सभ्यता जो सप्त सैंधव क्षेत्रों में है, ये भी विश्व के सबसे प्रभावित भूकंप क्षेत्रों में से एक है। यदि भूकंप आया होगा, जो कि आता ही रहता है, तो निश्चित तौर पर उस भूकंप से भी तो बस्तियां खत्म हुई होगी और साथ ही साथ आप ये भी देखोगे, जो देखने लायक चीज है कि भूकंप होने से जो भू आकृति में परिवर्तन आया होगा उसने भी नदियों के मार्गों को अवरुद्ध किया होगा, खासकर सिंधु और उसके सहायक नदियों का। यदि उसके रास्ते में बांध बन गया हो तो उससे भी जलमग्न की स्थिति बन गई होगी। तो निश्चित तौर पर इस बाढ़ और भूकंप से सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ नगरों का विनाश तो हुआ है, जो मोहनजोदड़ो के खुदाई से भी स्पष्ट तौर पर आपको दिखाई पड़ता है। लेकिन कुछ इतिहासकार इस सिद्धांत को मानते हैं, कुछ इतिहासकार का नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि नहीं, यदि मान लो भूकंप आया भी हो और भू आकृति में परिवर्तन भी हुआ हो और उस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बांध बना भी हो, तो सिंधु जैसे जिनके पास अथाह जल समूह है वो उस अवरोध को तोड़ देगी, जैसा कि 1891 के भूकंप से हुआ था। तो उसमें सिंधु की एक छोटी सी सहायक नदी नाड़ा है, उसके जल प्रवाह ने ही उस अवरोध को तोड़ दिया था। तो इसलिए कि ये सिद्धांत पूर्ण रूपेण सही है वो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना तो क्लियर है कि सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश में
एक बहुत बड़ी भूमिका रही है किसकी, बाढ़ की और भूकंप की। तो आपने समझ लिया होगा कि सिंधु और सिंधु के सहायक नदियों ने किस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के संपूर्ण तो नहीं लेकिन कुछ हद तक कुछ नगरों को स्पष्ट उसने क्या किया होगा, बर्बाद किया होगा, समाप्त किया होगा। तो पहले इसको आप लोग लिखेंगे, तब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। लिखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण, और उसमें सबसे पहला बाढ़ और भूकंप, और परीक्षा के दृष्टिकोण से बड़ी महत्वपूर्ण है ये हिस्सा, पतन के कारण। लिखिएगा हड़प्पा सभ्यता का विनाश कैसे हुआ, इसको लेकर इतिहासकारों के बीच में कोई स्पष्ट मत नहीं है। कुछ विद्वानों का तो यहां तक विश्वास है कि सभ्यता का नाटकीय अंत हो गया, जबकि संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का अंत एक साथ न होकर अलग अलग कारणों से हुआ। पैराग्राफ बदलिएगा। हड़प्पा सभ्यता के पतन के अनेक कारणों में से एक कारण बाढ़ और भूकंप भी हो सकता है। एक कारण बाढ़ और भूकंप भी हो सकता है। इस सिद्धांत की व्याख्या जल वैज्ञानिक आर.एल. रईस्क ने किया है। इसका मत है कि ऐसे बाढ़ जो बस्ती के भूतल से भूतल से 30 फीट तक ऊंचे भवनों को छू सकती थी, भूतल से 30 फीट तक ऊंचे भवनों को छू सकती थी, वह सिंधु के सामान्य बाढ़ का परिणाम नहीं हो सकती। वह सिंधु के सामान्य बाढ़ का परिणाम नहीं हो सकती। उनका विश्वास है कि हड़प्पा सभ्यता का ह्रास भयंकर बाढ़ के कारण हुआ। जिससे सिंधु नदी के तट पर स्थित नगर बहुत समय तक डूबे रहे। रईस्क ने यह भी बताया कि भू आकृति विज्ञान के दृष्टि से
भू आकृति विज्ञान की दृष्टि से यह अशांत भूकंप क्षेत्र है। यह अशांत भूकंप क्षेत्र है। भूकंप से हो सकता है कि सिंधु नदी के बाढ़ के मैदान का स्तर ऊंचा हो गया हो। इससे सिंधु नदी में पानी इकट्ठा होने लगा और इस क्षेत्र में एक झील सी बन गई। जहां सिंधु नदी का जल स्तर बढ़ने लगा और मोहनजोदड़ो जैसा शहर डूब गया होगा। मोहनजोदड़ो जैसा कई शहर डूब गया होगा। पैराग्राफ बदल लो। यह सिद्धांत कई इतिहासकारों को मान्य है। तो कई इतिहासकारों को मान्य नहीं है। उनका जिनको मान्य नहीं है इसके पीछे तर्क देते हैं कि भूकंपीय उत्थानों से एक नदी मार्ग अवरुद्ध हो जाने पर एक नदी के बाढ़ मात्र से सभ्यता नष्ट नहीं हो सकती। इसके पीछे दो कारण हैं। यदि किसी भूकंप से एक कृत्रिम बांध बन भी गया हो तो सिंधु की जल प्रवाह में वह आसानी से टूट गया होगा। 1819 के भूकंप से 1819 के भूकंप से जो टीला बना था वह सिंधु की एक छोटी सहायक नदी नारा से उत्पन्न बाढ़ में ही बह गया था। नारा से उत्पन्न पहली बाढ़ में ही बह गया था। यदि इस सिद्धांत के आधार पर देखें तो इसके तट के पास स्थित शहर अवश्य प्रभावित हुए होंगे।
इसके तट के पास स्थित शहर अवश्य प्रभावित हुए होंगे, लेकिन इससे समस्त सभ्यता का विनाश नहीं हुआ हो। लेकिन इससे समस्त सभ्यता का विनाश नहीं हुआ हो। अब देखो अगला चीज क्या है, वो है नदियों का मार्ग बदलना। ठीक है, ये सिद्धांत लैम्ब्रिक ने दिया। किसने दिया? लैम्ब्रिक। मैंने अभी थोड़े देर पहले कहा था कि भारत में 2 प्रकार की नदी तंत्र है, ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ठीक है, तो ये जो गंगा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है, ये गोंडवाना लैंड पे बह रही है, पश्चिमी घाट से निकल रही है और बे ऑफ बंगाल में प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और जो हमारा ये ऊपरी हिस्सा है, अब गंगा, यमुना, ये सिंधु और सिंधु की विभिन्न सहायक नदियां, ये कहां से निकल रही है? हिमालयन रेंज से। कहां से निकल रही है? हिमालय से। और इसमें से बे ऑफ बंगाल में गिर रही है, और ये वाली सिंधु और सिंधु की सहायक तंत्र जो है वो अरब सागर में बह रही, अरब सागर में गिर रही है। अब देखो यहां की नदियां जो है वो मार्ग नहीं बदल सकती। क्यों नहीं मार्ग बदल सकती है? क्योंकि ये गोंडवाना लैंड तुम सब लोग जान रहे हो, बहुत पुराना है, और साथ ही साथ इसके प्लेट शिफ्ट हो गए हैं। करोड़ों वर्ष पुरानी है ये भू आकृति। तो करोड़ों वर्ष पुरानी भू आकृति होने के कारण यहां से जो ये नदियां बह रही हैं, ये अपनी मार्ग को नहीं बदल सकती। और आप सब लोग इतना भूगोल तो जानते ही होंगे कि ये जो उत्तर भारत का मैदान में जो ये नदियां बह रही हैं, ये तो 10,000 वर्ष पहले बनी ही है, उत्तर भारत का मैदान। तो ये बिल्कुल, और ये इन्हीं नदियों के मलबों से बनी है, और ये अस्तरीय मिट्टी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? अस्तरीय मिट्टी का उदाहरण है। अभी तक यहां के मिट्टी में अस्तर भी नहीं बना है, लेयर भी नहीं बना है। तो आप समझ सकते हो कि यहां से जो नदियां निकलती हैं उसकी धाराएं इसके मिट्टी को काटती है। क्या करती है? काटती है, कटाव होती है। तो कटाव होने से क्या हो जाता है कि कटाव होने से नदियों के मार्ग में परिवर्तन होता है, और बहुत ज्यादा होता है। इसमें अधिकांश बच्चे जो बिहार के बैठे होंगे, वो उनको याद होगा 2008 में कोसी ने मार्ग परिवर्तित किया था। रातों रात एक पूरी सभ्यता ही समाप्त हो गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि जब आज भी हिमालय से निकल, या गंगा के किनारे के जो बच्चे होंगे, यमुना किनारे के जो बच्चे होंगे, वो सब देखते होंगे कि हर साल कटाव होती है, कहीं मिट्टी का भराव हो जाता है। आज जहां गांव है वहां पर कल पानी हो जाता है, जहां पर कल पानी था वहां पर क्या हो जाता है? जमीन उत्पादित हो जाती है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये कटाव करती है, और कटाव करने से क्या होता है, और मार्ग परिवर्तित करने से क्या हो जाती है? भू आकृति में परिवर्तन हो जाती है।
तो अब स्वाभाविक है, क्या स्वाभाविक है कि आप स्पष्ट तौर पे देखोगे कि निश्चित तौर पर सिंधु और सिंधु की सहायक नदियां जिसके पास अथाह जल प्रवाह थी, वो क्या हो गया, उसने मार्ग परिवर्तित किए होंगे, कटाव किए होंगे और उसमें से कई बस्तियां क्या हो गई होगी, समाहित हो गई होंगी, नो डाउट। और इस सभ्यता के पतन में निश्चित तौर पर इस नदियों के मार्ग परिवर्तन ने एक बड़ी भूमिका निभाई होगी। ठीक है, अब देखो शुष्कता का प्रभाव। इसके जो प्रतिपादक हैं वो डीपी अग्रवाल हैं। इनका कहना है, और ये बिल्कुल नया सिद्धांत है, ऐसे सिद्धांतों पर बहुत ज्यादा प्रश्न बन के आ रहा है, ये ध्यान देना। इनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता का ह्रास उस क्षेत्र में बढ़ती हुई शुष्कता के कारण हुआ और घग्गर नदी के सूख जाने से हुआ। ठीक है, इतना तो तय है कि भारत के उत्तर पश्चिम माने पश्चिमोत्तर भारत में क्या हुआ है, जलवायु परिवर्तन तो हुआ है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और जलवायु परिवर्तन में स्पष्ट हमें दिखाई देता है थार का मरुस्थल, जिसे आज आप थार का मरुस्थल कहते हो, वो उत्तर भारत के विशाल मैदान का हिस्सा है और उत्तर भारत का विशाल मैदान की चौड़ाई सबसे ज्यादा थार का मरुस्थल है। ताम्रपाषाणिक काल में उस इलाके में कई बस्तियां थी। सिंधु घाटी सभ्यता में भी कालीबंगन जैसी विशाल नगर उसी थार मरुस्थल के पास थी और वहां पर घग्गर, जिसे हम सरस्वती नदी भी कहते हैं, वो वहां से प्रवाहित होती थी और वो सदा नीरा अर्थात सालों भर बहने वाली नदी थी, जो अपने उद्गम स्थल से होते हुए पंजाब, हरियाणा और पूरी राजस्थान को सिंचित करते हुए अरब सागर में जाकर गिरती थी। इतनी विशाल नदी थी। ठीक है, इस क्षेत्र में पहले मानसून की सक्रियता भी थी और शुष्कता की स्थिति आने के कारण क्या हुआ, इस क्षेत्र में मानसून का प्रवाह भी क्या हो गया, कमतर हो गया। अब कमतर होने के कारण स्वाभाविक है कि शुष्कता का प्रभाव बढ़ते गया। अब जलवायु में शुष्कता का प्रभाव बढ़ते जाएगा तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव उत्पादन पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? उत्पादन पर पड़ेगा, अर्थात कृषि उत्पादन पे पड़ेगा, खाद्यांश के उत्पादन पर पड़ेगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि भाई उस इलाके से जो घग्गर नदी निकलती थी, वो घग्गर नदी धीरे धीरे सूखती जा रही है। आप समझिए कि कभी सतलज और यमुना इस घग्गर नदी की सहायक नदी थी। समझो कितनी अथाह जल राशि रही होगी। लेकिन भूकंप के कारण, और अभी आपने पढ़ा भी है कि नदियों ने मार्ग परिवर्तन किया है। सतलुज मार्ग परिवर्तन करके सिंधु में समा गई और यमुना मार्ग परिवर्तित करके गंगा में समा गई।
आज तक गंगा के साथ ही है और वो भी सिंधु सतलुज के साथ है। तो घग्गर नदी को जल मिलना समाप्त हो गया और धीरे धीरे घग्गर क्या हो गया, विलुप्त हो गया। अंतः स्थलीय अर्थात स्थल के अंदर प्रवाहित होने वाली नदी बन गई, जिसका प्रमाण आज भी हम और आपको मिलता है। और वैज्ञानिक भी यह स्पष्ट कह रहे हैं कि थार के मरुस्थल में एक नदी जमीन के अंदर में प्रवाहित हो रही है। हरियाणा वगैरह पंजाब में खुदाई करो तो उस जगह जमीन से पानी भी निकलता है। अब आप ही बताइए कि जब घग्गर नदी सूख गई होगी तो निश्चित तौर पर इसके भयंकर परिणाम हुए होंगे। जल कमी हो गई तो उससे जो हाकरा घाटी क्षेत्र की सभ्यता विकसित हुई थी, हाकरा घाटी सभ्यता ताम्रपाषाणी सभ्यता थी और वही विकसित होकर कालीबंगन बन के सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा बना है। तो निश्चित तौर पर कालीबंगन और उसके आसपास की जो बस्तियां हैं वो इस जलवायु में शुष्कता आने से क्या हुआ है, समाप्त हुआ है, बर्बाद हुआ है। इसमें कोई भी दो मत नहीं है। तो इस प्रकार आपने देखा कि नदियों के मार्ग परिवर्तन और शुष्कता के कारण भी सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ जो क्या हैं नगर हैं वो समाप्त हुए हैं। अब आप लोग क्या करोगे, इसको लिखोगे तब आगे बताएंगे। लिखिएगा लैम्ब्रिक, पैराग्राफ बदल के लिखोगे लैम्ब्रिक ने इस ह्रास के लिए अपना स्वयं का स्पष्टीकरण दिया है कि सिंधु नदी के मार्ग में परिवर्तन से कई नगरों का विनाश हुआ होगा, कई नगरों का विनाश हुआ होगा। सिंधु नदी एक अस्थिर नदी तंत्र है। सिंधु नदी एक अस्थिर नदी तंत्र है। जो अपना मार्ग बदलते रहता है, जो अपना मार्ग बदलते रहता है। इसका कारण भारत की प्राकृतिक बनावट है। इसका कारण भारत की प्राकृतिक बनावट है।